हेलो एंड वेलकम टू हु मूव्ड माय मार्केट, एक वीकली शो जहां हम बात करेंगे पिछले हफ्ते की बड़ी फाइनेंशियल न्यूज़ के बारे में और जानेंगे उनका इम्पैक्ट क्या हुआ या क्या हो सकता है आने वाले टाइम में, और आप इस न्यूज़ को कैसे यूज़ कर सकते हैं अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी में। तो शुरू करते हैं इस हफ्ते की पहली खबर से, जो आई है हमारे पास IDFC बैंक की चंडीगढ़ ब्रांच की तरफ से, जहाँ पे एक 590 करोड़ का स्कैम रिपोर्ट हुआ है। सो बेसिकली हुआ यूँ कि गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा जो है, उन्होंने अपने अकाउंट्स क्लोज़ करने के लिए IDFC बैंक को रिक्वेस्ट किया और जो फंड्स थे उनको दूसरी बैंक में ट्रांसफ़र करने के लिए बोला। लेकिन जब उन्होंने गवर्नमेंट से आए हुए स्टेटमेंट और खुद के स्टेटमेंट्स कंपेयर किए, तब पता चला कि देयर इज़ अ डिस्क्रिपेंसी, मतलब दोनों मैच नहीं हो रहे। और थोड़ा डिटेल में इन्वेस्टिगेट करने पे पता चला कि अप्रॉक्सीमेटली 490 करोड़ के फंड मिसिंग थे, और बैंक ने और 100 करोड़ का कंजर्वेटिव मार्जिन अज्यूम करके उन्होंने 590 करोड़ का नंबर रिपोर्ट किया। और फिर इस मामले में FIR होने के बाद अभी तक 4 लोग अरेस्ट हो चुके हैं, और IDFC बैंक ने गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा को 583 करोड़ का रीपेमेंट कर दिया फॉर इंटरेस्ट एंड द प्रिंसिपल अमाउंट। आपको कॉन्टेक्स्ट देने के लिए 500 करोड़ का अमाउंट ये बैंक के क्वार्टरली प्रॉफिट के इक्वल है, मतलब एक क्वार्टर में जितना प्रॉफिट हो रहा है इस बैंक को अराउंड 470 करोड़ का प्रॉफिट था लास्ट दिसंबर क्वार्टर का, उतने अमाउंट का ये स्कैम है। लेकिन बात सिर्फ इस बैंक के रिलेटेड नहीं है। अब इसी केस में क्या हुआ कि AU स्मॉल फाइनेंस बैंक में भी गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा के अकाउंट्स थे, तो गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा ने वो अकाउंट्स भी क्लोज कर दिए बिकॉज ऑफ दिस फाइंडिंग। और इसी तरह बाकी भी प्राइवेट बैंक्स पे इफेक्ट हो सकता है। जो बाकी के स्टेट की गवर्नमेंट्स है और उनके अकाउंट्स है प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में, वो उनको ट्रांसफ़र कर सकते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक्स में, तो ये उनके प्रॉफिट मार्जिन्स पे इफेक्ट कर सकता है प्राइवेट बैंक्स के। और बैंकिंग सेक्टर की रिलेटेड और एक खबर आई, जहाँ पे पिछले हफ्ते हमारे देश के फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने ये स्टेटमेंट दिया कि जो बैंक्स है वो काफ़ी मिस सेलिंग कर रहे हैं या क्रॉस सेलिंग कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बैंक पे होम लोन लेने जाते हैं तो आपको उसके साथ साथ एक एक्सीडेंटल इंश्योरेंस भी रेकमेंड करेंगे, या तो रिस्क नहीं है, फिर भी बैंक्स अपना प्रॉफिट बढ़ाने के लिए, अपना रेवेन्यू बढ़ाने के लिए ये प्रोडक्ट्स सेल करते हैं। तो गवर्नमेंट ने बोला है कि अभी ये प्रोडक्ट्स सेल करने के लिए और ये क्रॉस सेलिंग जो हो रहा है उस पर गाइडलाइंस आएंगी फ्यूचर में, तो उससे रेवेन्यू और प्रॉफिट पे इम्पैक्ट हो सकता है। अब बैंकिंग सेक्टर से चलते हैं IT सेक्टर की तरफ, जहाँ पे अब पिछले कुछ महीनों से AI रिलेटेड डेवलपमेंट्स काफ़ी तेज़ हो गए हैं, जिसकी वजह से IT स्टॉक्स में काफ़ी करेक्शन आ रहा है। और इसी हफ्ते अमेरिकन कंपनी एंथ्रोपिक ने अपना एक और प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया जो है क्लाउड कोवर्क, जिसकी मदद से आप ऑटोमेशन और अपने काफ़ी काम कर सकते हैं। सो दिस इज़ नॉट जस्ट अ चैटबॉट की जिसको आप क्वेश्चंस पूछो और वो आंसर या कोड करके देगा। नहीं, आप इसको यूज़ कर सकते हो एज ए ऑटोमेशन टूल, जो आपके फोल्डर्स के साथ, डॉक्यूमेंट्स के साथ इंटरेक्ट करके उसमें से रिपोर्ट्स बना सकता है, आपके फोल्डर्स को रीअरेंज कर सकता है। बेसिकली काफ़ी इम्प्रूवमेंट दिखा गया है इस प्रोडक्ट में, तो इसकी वजह से IT स्टॉक्स और करेक्ट हुए। और ओवरऑल फरवरी मंथ में देखा जाए तो निफ्टी IT जो इंडेक्स है वो 19% तक करेक्ट हुआ है, और जेफरीज ने भी IT स्टॉक्स को डाउनग्रेड किया है, और दे ऑल्सो एक्सपेक्ट कि और 2 से 18% के बीच में करेक्शन हो सकता है IT स्टॉक्स का। लेकिन AI से जो ये नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है IT स्टॉक्स पे, उसी तरह AI से बाकी सेक्टर्स है जिस पे पॉजिटिव इम्पैक्ट देखा जा सकता है। फॉर एग्जांपल, बैंकिंग इंडस्ट्री है जो AI का यूज़ करके बोरोवर का क्रेडिट प्रोफाइल मैप कर सकती है और उनको लोन देना है कि नहीं वो डिसाइड कर सकती है, जिससे उनके नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स कम हो सकते हैं और उनका मार्जिन इंप्रूव हो सकता है। सिमिलरली FMCG सेक्टर्स में AI की मदद से आप डिमांड प्रेडिक्ट कर सकते हो अच्छे से, जिससे आप अपना प्रोक्योरमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन, जो बेसिकली सप्लाई चेन बोलते हैं, उसको ऑप्टिमाइज कर सकते हो, जिससे FMCG स्टॉक्स के मार्जिन में भी काफ़ी ग्रोथ देखा जा सकता है। जो कंपनीज़ है जो AI को अडॉप्ट कर लेगी, उनके मार्जिन्स में ग्रोथ देखा जा सकता है और उसमें इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है। अगली न्यूज़ भी AI से ही रिलेटेड है। सो जैसे AI की डिमांड बढ़ रही है, उसी के साथ जो डेटा सेंटर्स है जिसके बेसिस पे जो बैकबोन है AI इंडस्ट्री का, उनकी डिमांड्स भी बढ़ रही है। पिछले ही हफ्ते डेलॉयट की एक रिपोर्ट आई थी जिसके हिसाब से 2030 तक
एशिया पैसिफिक जो रीजन है उसमें $800 बिलियन का इन्वेस्टमेंट हो सकता है सिर्फ डेटा सेंटर्स रिलेटेड। और एशिया पैसिफिक में इंडिया एक बहुत डोमिनेटिंग प्लेयर है जिसके पास काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ है इस इन्वेस्टमेंट को टैप इन करने की। और इसी के चलते गवर्नमेंट ने भी यूनियन बजट में ये प्रपोज़ किया था कि जो भी कंपनीज़, जो फॉरेन कंपनीज़ ये इंडिया में अपना डेटा सेंटर्स बना के बाहर की कंपनीज़ को क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइड करेगी, उनको टैक्स में रिलीफ दिया जाएगा। तो देयर इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटीज़ कि ये जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है उसमें से मेजॉरिटी इंडिया के पास आए। अब अगर डेटा सेंटर्स ओपन होते हैं तो ना सिर्फ सॉफ्टवेयर या AI रिलेटेड कंपनीज़, बल्कि वो डेटा सेंटर्स बनाने के लिए जो रियल एस्टेट, जो लैंड लगेगा, उससे रियल एस्टेट कंपनीज़ को फ़ायदा हो सकता है। फिर जो कंस्ट्रक्शन कंपनीज़ है, जो डेटा सेंटर्स बनाने के लिए जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल या कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स लगेंगे, वो जो उससे रिलेटेड जो कंपनीज़ है उनको फ़ायदा हो सकता है। फिर ये डेटा सेंटर्स रन करने के लिए 24/7 इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, तो इसके लिए हमें अपना पावर इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव करना पड़ेगा। तो जो पावर रिलेटेड कंपनीज़ है उसमें ग्रोथ देखा जा सकता है। सो ये इन्वेस्टमेंट से देयर आर अ लॉट ऑफ सेक्टर्स जिसमें बेनिफिट हो सकता है, तो ये भी इन्वेस्टिंग के लिए हम देख सकते हैं। और नेक्स्ट न्यूज़ है ऑटोमोबाइल सेक्टर से, जहाँ पे कैफ़े फेज़ 3 का ड्राफ्ट गवर्नमेंट ने रिव्यू के लिए सबमिट किया है। तो कैफ़े क्या है पहले ये समझते हैं। कैफ़े इज़ कॉरपोरेट एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी, जो बेसिकली रेगुलेशंस है जो कार मैन्युफैक्चरर्स को फॉलो करने पड़ते हैं अपनी सेल की हुई गाड़ी पे। सो फॉर एग्ज़ाम्पल एक कार मैन्युफैक्चरर है जो एक SUV बेचता है और एक SUV और एक हैचबैक सेल करता है पूरे ईयर में। तो अब इन दोनों का जो एवरेज ग्राम्स ऑफ CO2 पर किलोमीटर है वो एक थ्रेशोल्ड से नीचे होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी कैफ़े फेज़ 2 इम्प्लीमेंट हुआ था 2022 में, जिसके हिसाब से ये लिमिट थी 113 ग्राम्स ऑफ CO2 पर किलोमीटर। दैट इज़ द लिमिट बिलो विच द एवरेज एमिशन ऑफ द कार्स ऑफ द कंपनी शुड बी। तो उसी एग्जांपल से देखें अगर हैचबैक और SUV वाले का, तो हैचबैक की जनरली माइलेज अच्छी रहती है, तो वो कम फ्यूल कंज्यूम करते हैं पर किलोमीटर। अगर कम फ्यूल कंज्यूम कर रहे हैं तो उनका एमिशन ग्राम्स ऑफ CO2 भी कम रहेगा। सो फॉर एग्जांपल अगर हम मान लेते हैं कि 80 ग्राम्स ऑफ CO2 या 90 ग्राम्स ऑफ CO2 पर किलोमीटर रिलीज़ कर रही है एक हैचबैक है सेम कंपनी की। अब उसी कंपनी की अगर हम SUV लेते हैं जिसकी माइलेज ऑब्वियसली कम रहेगी, तो वो उसका फ्यूल कंजम्पशन पर किलोमीटर ज़्यादा रहेगा और उसका एग्जॉस्ट भी ज़्यादा रहेगा। सपोज़ फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं कि 130 ग्राम्स ऑफ CO2 पर किलोमीटर है, तो अब ये 90 और 130 का एवरेज करके एक नंबर आएगा जो 130 से नीचे रहना चाहिए। तब तो हम बोल सकते हैं कि कंपनी इज़ कंप्लाइंग टू दैट कैफ़े 2 नॉर्म्स। बट अगर ये बढ़ जाता है थ्रेशोल्ड से, तो कंपनी कार मैन्युफैक्चरर्स पे पेनल्टी हो सकती है पर ग्राम ऑफ वायलेशन इनटू नंबर ऑफ कार्स सोल्ड इनटू अ सर्टेन अमाउंट ऑफ पेनल्टी, जो बहुत बड़ा अमाउंट हो सकता है अगर वो कंप्लाई नहीं कर पाए तो कैफ़े फेज़ 3 के हिसाब से ये एस्टिमेट किया जा रहा है कि ये जो 113 ग्राम्स की लिमिट है उसको और कम करके 100 ग्राम्स तक ले आ सकते हैं गवर्नमेंट। और दूसरी चीज़ एक समझने वाली बात है कि अभी EVs काफ़ी बढ़ गई है इंडियन मार्केट्स में, तो EVs को अभी तक 0 एमिशन टैग दिया गया था। मतलब अगर EVs रन कर रही है, अगर आपकी एक EV बिक रही है, एक SUV, एक हैचबैक और उसके साथ एक EV सेल हो रही है, तो उसका एमिशन 0 हो जाएगा, तो ये एवरेज बहुत कम हो जाता है। बट अभी नेक्स्ट जो फेज़ के रूल्स आ रहे हैं उसके हिसाब से गवर्नमेंट सोच रही है कि EVs को भी कोई एमिशन इक्विवेलेंट मेट्रिक बना के एमिशंस कैलकुलेट कर सकते हैं और उनका जो 0 एमिशन टैग था बेसिकली वो अब हट जाएगा। तो ये एडिशनल प्रेशर आएगा कार मेकर्स पे। तब इससे इफ़ेक्ट ये होगा कि कार मैन्युफैक्चरर्स को ज़्यादा एफिशिएंट गाड़ियाँ बनानी पड़ेगी और एफिशिएंसी बढ़ी कार्स की, तो इसके लिए जो टेक्नोलॉजिकल इन्वेस्टमेंट, जो रिसर्च इन्वेस्टमेंट जाएगा वो पास होगा कार की प्राइस पे। तो आने वाले टाइम में कार की प्राइस बढ़ सकती है। और बेसिकली ये जो कैफ़े 3 नॉर्म्स अगर पास हो गए तो ये नेक्स्ट ईयर अप्रैल 2027 से
इम्प्लीमेंट भी हो जाएंगे। अगली न्यूज़ बहुत इंटरेस्टिंग है अगर आप जॉब करते हैं तो ये सीज़न चल रहा है परफॉर्मेंस एवेल्यूशन, परफॉर्मेंस बेस्ड रेटिंग का, हाइक का। तो एक एऑन करके कंपनी है, उनकी रिपोर्ट आई जिसमें उन्होंने बोला कि इस साल 2026 में जो एवरेज हाइक है वो 9.1% है कंपेयर टू 8.9% फॉर 2025। तो बेसिकली एवरेज हाइक बढ़ा है। जो नंबर्स आया है वो एक सर्वे से आया है जिसमें 45 इंडस्ट्रीज, अलग अलग सेक्टर्स, 45 सेक्टर्स की 1500 इंडस्ट्री, मतलब 1500 से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ ने पार्ट लिया था और उनके जो नंबर्स थे उनको कंसोलिडेट करके ये नंबर आ रहा है। और अगर इंडस्ट्री वाइज देखा जाए तो सबसे टॉप पे है रियल एस्टेट सेक्टर जिसमें 10.2% का हाइक देखा गया है ऑन एन एवरेज। फिर आती है NBFCs जिसमें 10.1% का एवरेज इंक्रीमेंट है। और थर्ड नंबर पे आती है इंजीनियरिंग डिज़ाइन सर्विसेज जिसमें 9.9% का एवरेज हाइक देखा गया है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एवरेज हाइक बढ़ा है तो कंजम्पशन भी इम्प्रूव हो सकता है। और लास्ट ईयर GST रिस्ट्रक्चर रिफॉर्म्स हुए तो उससे भी GST काफ़ी कम हो गया काफ़ी प्रोडक्ट्स पे। और दूसरी चीज़ ये हुई कि लास्ट ईयर जो एक इनकम टैक्स बिल लाया गया तो उसमें भी इनकम टैक्स भी कम कर दिया है। तो ओवरऑल रियल कॉमन मैन के हाथ में जो अमाउंट आ रहा है वो बढ़ सकता है, तो उसकी वजह से कंजम्पशन भी बढ़ सकता है। और लास्ट न्यूज़ है हमारी DIIs को लेके, मतलब जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है उनको लेके। तो फरवरी मंथ में देखा गया कि जो इनफ्लोज आए हैं हमारे म्यूचुअल फंड्स और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट्स के पास वो 10 मंथ लो पे है। मतलब फरवरी मंथ में अप्रॉक्सीमेटली 26,000 करोड़ के इनफ्लोज आए ये म्यूचुअल फंड्स में, जो पिछले 6 महीने की एवरेज के हाफ से भी कम है। मतलब पिछले महीने 6 महीने की एवरेज ऑलमोस्ट 60-65,000 के आसपास है और ये जो इन्वेस्टमेंट्स आया है वो 26,000 करोड़ है। तो ये काफ़ी बड़ा ड्रॉप देखा गया है पिछले 6 महीनों के कंपैरिजन में। तो इससे दो चीज़ें हो सकती है, या तो लोगों का इंटरेस्ट या ट्रस्ट चला गया है इक्विटी मार्केट से, या फिर कोई अल्टरनेटिव सोर्स उनको दिख रहा है। जैसे कि अभी प्रेशियस मेटल्स है, सिल्वर और गोल्ड के रिटर्न रिसेंट टाइम में काफ़ी ज़्यादा है तो लोगों ने अपना पैसा उधर डाइवर्ट कर दिया है। ये भी देखना रहेगा कि लोगों ने अपना मन चेंज कर दिया या ट्रस्ट निकल गया। इज़ इट अ टेम्पररी पॉज और अ परमानेंट शिफ्ट इन द माइंड शिफ्ट। तो बेसिकली ये देखना चाहिए हमें आगे के लिए। ये थी इस हफ्ते की बड़ी खबरें जो इम्पेक्ट कर सकती है मार्केट्स को या जिसने किया है। तो आपको कैसा लगा ये वीडियो, लाइक करके या कमेंट करके ज़रूर बताएं मेरे को। और ऐसी ही खबरों के साथ मिलते हैं अगले हफ्ते। तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।